वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों को क्या सीखना है, इसका पर्पस क्या है। जैसे कि एज ऑलवेज व्हेनेवर आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, आई फर्स्ट मेक योर अंडरस्टैंड द पर्पस व्हाई वी वांट टू लर्न दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग को उस चैप्टर को समझने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई है चैप्टर का नाम, और यहाँ पे इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है या फिर क्या पढ़ना है। तो जैसे कि हमको पता है कि जब हम लोग किसी को कोई भी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स सेल करते हैं, तो वी ऑलवेज प्रिपेयर अ बिल, एक इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें बेच रहे हैं वो मेंशन करते हैं, उसका प्राइस मेंशन करते हैं, और उसके ऊपर जीएसटी लगा के उसके पास से फाइनल प्राइस कलेक्ट करते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है कि इनवॉइस के अंदर सिर्फ यही एक दो चीज़ें नहीं होती है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें इनवॉइस के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, और भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस या फिर चार्जेस उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि उसमें से किन किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ऐसा वैल्यू हमको फाइंड करना है, वी हैव टू डिराइव अ वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज टू बी मेड एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर एक टैक्स इनवॉइस बनाता हूँ, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बना दिया, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं चार्ज करूँगा। जैसे कि जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ उसका मैंने अमाउंट लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा हो सकता है मेरे को उस पे कुछ कमीशन वगैरह भी अलग से चार्ज करना है, तो वो लिख दिए। कुछ और भी अलग तरीके के टैक्सेस वगैरह लगा दिए मैंने। कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने कुछ डिस्काउंट भी दिया, तो वो मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, जो भी है 18%, 12%, 15% जो है वो इस वाले अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो हमारे इस चैप्टर का पर्पस है टू रीच टू दिस अमाउंट, जिसके ऊपर हमको जीएसटी चार्ज करना है। तो मतलब क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई मैंने सेल तो किया है ये, तो क्या मेरे को सिर्फ इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, और अगर ऐसा है तो व्हाट अबाउट ऑल दीज अदर कंपोनेंट्स इन द बिल, जो भी बिल में प्रेजेंट है। क्योंकि मैं अपने कस्टमर के पास से सिर्फ गुड्स के पैसे नहीं लेने वाला हूँ, मैं उसके अलावा उसके पास से कमीशन के नाम पे भी कुछ अमाउंट ले रहा हूँ, कुछ टैक्सेस भी ले रहा हूँ, कुछ अलग और इंटरेस्ट वगैरह भी ले रहा हूँ, फिर मैं कुछ डिस्काउंट वगैरह भी माइनस कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों का क्या रोल है, क्या इसका मेरे जीएसटी के ऊपर कोई इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, एंड कौन से अमाउंट मेरे को जीएसटी चार्ज करना है। तो इस वजह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमको ये वैल्यू ऑफ सप्लाई समझना है कि इस वाले वैल्यू के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, कौन सी चीज़ें माइनस होंगी। फाइनली जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमको जीएसटी चार्ज करना है। सो दिस इज द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेयर वी विल बी लर्निंग हाउ टू रीच टू अ वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज टू बी अप्लाइड। क्योंकि अगर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ही हमने इनकरेक्ट कैलकुलेट किया होगा, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हमने जीएसटी भी गलत ही उस पर चार्ज करके गलत ही जीएसटी कलेक्ट किया होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू find out or work out proper value of supply, to be able to collect proper amount of GST from the customer and pay it to the government. Okay, so I hope अब आपको इस चैप्टर का भी पर्पस समझ में आ गया होगा कि हमको क्यों पढ़ना है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको कंसिडर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमको कंसिडर नहीं करनी है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बताई हुई है, बट सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है या नेसेसरी नहीं है। तो मैंने वो सारी अननेसेसरी चीज़ों को यहाँ पे निकाल दिया है। जो काम की चीज़ है उनको ही यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और जो एक्चुअल चीज़ें हैं उस पर हमारा फोकस रहे। तो अब वी आर लुकिंग एट द टॉपिक वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसा वैल्यू जिसके ऊपर ये जीएसटी का रेट अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हमको पहले अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि जिसको भी हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं,
क्या वहां पर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन? अगर हाँ तो मतलब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट, अगर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन तो इसका मतलब क्या है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, इसलिए इसमें भी यस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर बायर एंड सप्लायर जो है वो एक रिलेटेड पार्टी है, फॉर एग्जांपल मतलब मैं, मेरे दुकान पे कोई आया है कस्टमर और वो मेरा रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है या फिर कोई मेरा रिलेटेड पर्सन है, तो क्या है कि उसके पास से जब भी मैं कोई चीज का पैसा लूंगा तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और हाई पॉसिबिलिटी कि मैं उसके पास से जो नॉर्मली जो मैं चार्ज करता हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए उसके कंपैरिजन में थोड़े कम पैसे लूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा, बोलूंगा क्योंकि ही इज माय फ्रेंड और ही इज माय रिलेटिव। यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग हमारे अपने अगर आते हैं हमारे दुकान पे खरीदी करने के लिए तो हम उसके पास से कम पैसे लेते या फिर उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते, है ना। तो उस केस में अब अगर मैंने अलग पैसा लिया है तो फिर वो जो कम रिड्यूस्ड चार्ज जो मैंने लिया है वो रिड्यूस्ड चार्ज के ऊपर अगर मैं जीएसटी लगाऊंगा तो जीएसटी भी रिड्यूस्ड लगेगा, कम लगेगा, और इसमें गवर्नमेंट का हो जाएगा नुकसान। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई अगर तेरे दुकान पे कोई बंदा आया है जो कस्टमर है, जो तेरा रिलेटेड पर्सन है जिससे तू कम पैसे ले रहा है, रिड्यूस्ड रेट पे उसको तू गुड्स बेच रहा है, तो भाई वो तेरा प्रॉब्लम है, वो तेरा रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, है ना। तो तू अपना नुकसान करना चाहे तो कर सकता है बट हम तेरे को हमारा नुकसान करने नहीं देंगे। तो मतलब उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तेरे को उसको जो प्राइस में देना है दे, फ्री में देना है तो फ्री में दे दे, लेकिन जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी तू उससे कलेक्ट करे ना करे, हम तुझसे प्रॉपर जीएसटी ही कलेक्ट करेंगे एज इफ ही इज अ नॉर्मल कस्टमर और तूने उसके पास नॉर्मल मार्केट प्राइस कलेक्ट किया है और उसके ऊपर जो एक्चुअल जीएसटी पेबल आता है वही जीएसटी हम तेरे पास से एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे तूने उससे कलेक्ट किया हो या ना कलेक्ट किया हो। वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो मैंने क्या बोला है कि भाई दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है, ओके, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। एंड उस केस में तो क्या है, प्राइस जो है वही सोल कंसिडरेशन है। मतलब कोई अनजान आदमी अगर आपके पास दुकान पे कुछ चीज खरीदने आता है तो उसके पास से तो आप प्रॉपर प्राइस ही कलेक्ट करने वाले हो, यानी कि प्राइस विल बी द सोल कंसिडरेशन इन दोज केसेस। तो उस केस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है पहले। तो आपको क्या करना है, ऐड इफ नॉट इंक्लूडेड इन दी अबाउ, क्या क्या चीजें हमको ऐड करनी है गुड्स के प्राइस के साथ में। मान लो जो कस्टमर है वो मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है तो मैंने उसके पास से प्रॉपर एमआरपी पे उसको गुड्स बेचा है तो वो तो मैंने बिल में इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा और क्या क्या चीजें मेरे को ऐड करनी चाहिए, अगर मैं कोई और तरीके का टैक्स या फिर ड्यूटी या फिर सेस या फिर फीस चार्ज कर रहा हूँ अपने बिल में उस गुड्स के ऊपर, तो वो सारी चीजें भी मेरे को मेरे बिल में ऐड कर देनी होगी। बट इतना ध्यान रखना है कि टैक्स जो भी मैं लगा रहा हूँ वो अदर देन जीएसटी वाला टैक्स होगा तो ही मेरे को यहाँ पे बिल में ऐड करना है, जीएसटी नहीं मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, वो तो मैं वैसे भी लास्ट में चार्ज करने ही वाला हूँ, तो वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होना चाहिए। तो गुड्स के प्राइस के साथ में if I am charging any other type of taxes other than GST, that will have to be added to my invoice also. If I am charging any other duties, that also will have to be added to my invoices. Any type of cess or fees or charges if I am collecting from him, that also should be added to my invoice and should form part of my value of supply, जिसके ऊपर मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा supply is made by the recipient ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। ठीक है, मतलब कि क्या है, अगर मान लो मैंने कहीं और से कोई चीज लेकर के इसको दी है, ठीक है, और उसका पैसा मैं कहीं और पे मेरे को पे करना, ऑब्वियसली मैंने इसके लिए कहीं और से खरीद के लाया हूं मैं, तो मैं वो जो सामने वाले को जो मैं पैसे चार्ज करने वाला हूँ वो पैसे मैं इसके पास से भी चार्ज करूंगा ही, तो वो भी मेरे बिल में ऐड हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो दैट मैं इसके पास से पैसा कलेक्ट करके सामने वाले को पैसा दे दूं। कोई भी तरीके का अगर मैं कमीशन वगैरह चार्ज कर रहा हूँ, कमीशन या फिर पैकेजिंग चार्जेस कर रहा हूँ या फिर कोई भी तरीके के इंसिडेंटल चार्जेस मैं उसके पास से चार्ज कर रहा हूँ, तो वो पैसे भी मेरे को मेरे बिल में ऐड कर देने हैं, पैकिंग चार्जेस या जो भी चार्जेस मैं उसके पास से लेने वाला हूँ तो वो मेरे को अपने बिल में ऐड कर देने चाहिए। कोई भी तरीके का अगर मैं इंटरेस्ट या फिर लेट फीस या फिर पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट मैं उसके पास से कलेक्ट करने वाला हूँ तो वो भी मेरे को सारे के सारे जो है मेरे बिल में ऐड कर लेने चाहिए।
इट शुड ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ माय वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके ऊपर मेरे को जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा उनके पास से। अगर कोई सब्सिडी वगैरह का है केस, यानी कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी अगर मिल रही है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। गवर्नमेंट सब्सिडी के अलावा कोई और तरीके का अगर सब्सिडी मिल रहा है तो वो सब्सिडी का अमाउंट भी हमको बिल में ऐड करना है यहाँ पे वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये सारी चीजें जो है ऐड होने वाली है। कोई भी तरीके का टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस या फिर चार्जेस या फिर किसी और के भी आप पे मतलब कहीं और से ला करके हम लोग उसको कुछ दे रहे हैं तो वो भी पैसा, कमीशन, पैकेजिंग, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, कोई भी तरीके की सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, ये सारी चीजें जो है हम हमारे बिल में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमको जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी है जो हम लोग लेस भी करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट अगर कुछ है तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। एंड देन फाइनल जो अमाउंट है वो हम लोग उसके पास से कलेक्ट करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी ऑन इट। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर का मेन पर्पस ही यही है कि आपको ये समझाना कि कौन से वाले वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको ऐड कर देनी है और डिस्काउंट जो हमको माइनस कर देना है। उसके बाद जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसके ऊपर हमको जीएसटी का रेट अप्लाई करके जीएसटी कलेक्ट करना है। ये हो गया केस वेयर द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो कस्टमर है वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो उस केस में प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब मैं प्राइस ही उसके पास से कलेक्ट करूंगा और कुछ तो मैं उससे कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। ना ही मैं उसको कोई डिस्काउंट देने वाला हूँ, ना ही कोई कंसेशनल प्राइस पे मैं उसको गुड्स सेल करने वाला हूँ। अब जो दूसरा वाला केस है उसके हिसाब से प्लेस ऑफ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो देखना है। मतलब जहां पर प्राइस प्राइस जो है इज नॉट, यहाँ पे टाइप होना रह गया, प्राइस इज नॉट सोल, सॉरी सॉरी बराबर है, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन तो नो, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड तो वो भी नो, यानी कि दे आर रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये दूसरा वाला सिचुएशन है, मतलब ऊपर वाले सिचुएशन का ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर बायर सप्लायर, बायर और सेलर जो है वो दोनों रिलेटेड पार्टी है, और इस वजह से प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो है ऐसे केसेस में आपके द्वारा किए हुए चार्जेस के ऊपर, प्राइस के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट आता है कि भाई ये दोनों तो जान पहचान वाले लोग हैं, तो ये लोग ने आपस में कुछ सेटिंग किया होगा जिससे बिल पे कम पैसा दिख रहा होगा और जीएसटी भी कम ले रहे होंगे एक दूसरे के पास से। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या है, चार्ज किए हुए प्राइस पे भरोसा नहीं करती है, वो इन सारे रूल्स को फॉलो करने की बात करती है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। तो क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ सप्लाई और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, तो उस केस में क्या है, आपको उस गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू देख लेना है। मान लो अगर मैंने कोई गुड्स अपने किसी दोस्त को सेल किया है, और क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो मैं उसको 50 रुपीज में सेल कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट को डाउट है कि भाई ये तो इसका दोस्त है तो इसने बिल पे कम ही अमाउंट चार्ज किया होगा जीएसटी बचाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस गुड्स का मार्केट वैल्यू चेक करवाऊंगा, मार्केट में इसका वैल्यू क्या है। मालूम पड़ा मार्केट वैल्यू ₹100 है, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी भाई 100 के ऊपर जो जीएसटी बनता है वो तेरे को भरना पड़ेगा, भले तूने 50 के हिसाब से लिया, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इफ नॉट, मतलब अभी मान लो अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो क्या गवर्नमेंट क्या देखेगी कि हो सकता है मैंने मेरे दोस्त के पास से 50 रुपए जो है बिल पे चार्ज करके लिए होंगे, और दूसरे 50 रुपए जो है वो हो सकता है मैंने बदले में उसके पास से कुछ ले लिया हो, तो हम लोग ने साथ में सामने सामने एडजस्ट करके मैंने उसके पास से सिर्फ 50 रुपए का ही बिल बना के उसको दिया है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इन सारी चीजों को आप ऐड कर दो, उसका जो भी अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को पता है तूने उसके पास से 50 रुपए इसलिए लिए क्योंकि ऑलरेडी तू उसके पास से कुछ 50 रुपए की वैल्यू का सर्विस ले चुका था, इसलिए तूने सिर्फ नेट अमाउंट का ही बिल बनाया है। तो ऐसा नहीं चलेगा, जो भी तूने उसके पास से सर्विस लिया है वो भी तू ऐड कर दे, और जो टोटल बनता है उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर। मतलब
समवेयर आप देखेंगे तो मोर और लेस मार्केट वैल्यू के आसपास का वैल्यू आ जाएगा, और उसके ऊपर जीएसटी जब वो कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट को जो एक्चुअल जीएसटी का वैल्यू है वो मिल जाएगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है ऑप्शन गवर्नमेंट के पास, तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। मान लो अगर मैंने ये भी अगर तरीका गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस गुड्स के आइडेंटिकल गुड्स या फिर इसका सिमिलर गुड्स मार्केट में ढूंढेगी और उसका मार्केट वैल्यू पता करेगी। मतलब ये गुड्स का अगर डायरेक्टली मार्केट वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है किसी वजह से, तो इसके जैसे गुड्स के मार्केट वैल्यू को ढूंढने की ट्राई करेगी, ताकि एटलीस्ट एक रफ आइडिया मिल जाए कि जो गुड्स 50 रुपए में बेचे गए हैं इसकी मार्केट वैल्यू या इसके जैसे गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है। तो समझ लो गवर्नमेंट को मार्केट में रिसर्च करते करते मालूम पड़ा कि भाई इसके जैसे जो गुड्स है वो तकरीबन 90 रुपीज में सेल होते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी कोई बात नहीं, तो 90 के ऊपर जीएसटी दे दे। मतलब बिल्कुल 50 रुपए के ऊपर तो सवाल ही नहीं बनता है, 90 रुपीज के हिसाब से तो जीएसटी दे दे ताकि हम लोग का नुकसान ना हो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो एक और तरीका है, वो है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। यानी कि अरे ये तो हमने कर लिया, सॉरी। तो मतलब ये सारे तरीके हैं, मतलब टोटल 3 मेथड्स है गवर्नमेंट के पास टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्रॉपर वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर द पार्टीज आर रिलेटेड, और गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इन लोगों ने मतलब प्रॉपर से अमाउंट पे बिल नहीं बनाया होगा, कम रेट पे बिल बनाया होगा, या फिर बिलिंग अमाउंट पे कुछ मैनिपुलेशन करी होगी, तो उस केस में गवर्नमेंट ये 3 तरीकों से उसकी एक्चुअल या फिर एटलीस्ट नियर अबाउट वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करती है। यानी कि पहले तो गुड्स का डायरेक्टली मार्केट वैल्यू पता करने की ट्राई करेगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट जो है उनका आपस में जो भी लेन देन हुआ है उसका टोटल करके टोटल वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेगी। अगर वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके जैसा अगर कोई गुड्स मार्केट में अवेलेबल है तो उसका मार्केट वैल्यू पता करने की ट्राई करेगी। मतलब किसी ना किसी तरीके से इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस जो वो अदरवाइज चार्ज करता किसी और को जो कि उसका रिलेटेड पर्सन नहीं होता। तो उस पर जो भी जीएसटी बनता है वो गवर्नमेंट जो है हमारे पास से एक्सपेक्ट करेगी, ताकि गवर्नमेंट का नुकसान ना हो। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस और भी कुछ रूल्स है जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इतने ज्यादा, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। जो मैंने यहाँ पर जो आपको लिखवा कंसिडर करवाया है, जो एक्सप्लेन करवाया है, उसी के ऊपर फोकस करना है। ये तो वहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, बट आपको इसको कंसिडर नहीं करना है, इग्नोर दिस थिंग्स। यहाँ पर फिर एक रिलेटिव का डेफिनेशन लिखवाया है, तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई कब हम लोग किसी दो इंडिविजुअल्स को डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई है, अगर ये सिचुएशंस में फॉल करते हैं कोई भी दो जने, तो उनको हम लोग रिलेटेड पर्सन कंसिडर करेंगे, और उस वाले केस में हम लोग गुड्स के मार्केट वैल्यू को पता करने की ट्राई करेंगे बिफोर अप्लाइंग जीएसटी ऑन इट। ठीक है, और अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी वैल्यू बिल पे चार्ज किया होगा उस पर हम लोग भरोसा करके उसको ही सही समझ के चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई जब दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं तो उस केस में थोड़ी कोई कम पैसा लेगा, तो प्रॉपर ही भाव लिया होगा, ऐसा अजम्पशन लेके चलते। सो हियर आर सम ऑफ द इंस्टेंसेस, सिचुएशंस जहां पर दो जने रिलेटेड कंसिडर किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला है, इफ ए एंड बी आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मतलब अगर दो जने एक दूसरे के बिजनेस के अंदर ऑफिसर या डायरेक्टर है, तो उस केस में आप दोनों को रिलेटेड पार्टी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है तो ऑब्वियसली दोनों को रिलेटेड पर्सन कंसिडर किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पार्टनर है तो ऑब्वियसली एक दूसरे के बेनिफिट के लिए प्राइजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर ए और बी जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, तो उस केस में भी मतलब दोनों के बीच में एक तरीके का रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो वहां पर भी प्राइस मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी है। सी जो है, अ थर्ड पर्सन, सी अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली और ओन्स और होल्ड्स ग्रेटर देन 25% वोटिंग स्टॉक शेयर्स ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या है, एक तीसरा पर्सन है सी जिसने ए के अंदर भी 25% से ज्यादा स्टॉक ले रखे हैं,
बी के अंदर भी 25% से ज्यादा स्टॉक ले रखे हैं, मतलब दोनों ही जो है सी के कंट्रोल में है, तो उस केस में भी आप ए और बी को रिलेटेड पर्सन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो सी के इशारे पे चलते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसमें प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल है, इसलिए उनको रिलेटेड कंसिडर किया जाएगा। ए कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बी और वाइस वर्सा, मतलब अगर ऐसा भी सिचुएशन है कि ए का जो है बी के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके का कंट्रोल है जिससे वो प्राइस मैनिपुलेशन कर सकता है, या फिर बी का ए के ऊपर कंट्रोल है तो फिर से प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल है, तो उन केसेस में भी ए और बी दोनों को रिलेटेड पर्सन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है सी, अ थर्ड पर्सन, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दोनों ए और बी को कंट्रोल करता है, तो उस वाले केस में भी ए और बी को हम लोग रिलेटेड कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर एक कॉमन पर्सन का कंट्रोल है, तो कॉमन पर्सन जो है दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है, तो उस केस में दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस वैल्यू पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। अगला केस है ए एंड बी टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली सी, अ थर्ड पर्सन, यानी कि ए और बी जो है दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल करके एक तीसरे पर्सन को अगर कंट्रोल करते हैं, तो उस केस में भी आप ए और बी को रिलेटिव कंसिडर कर सकते हैं। ए एंड बी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, तो मतलब एक्चुअली रिलेटिव्स ही हो गए, अगर दोनों ही सेम फैमिली के मेंबर्स है तो एक्चुअल में दोनों रिलेटिव्स हो गए। A is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire of B और वाइस वर्सा, तो मतलब अगर दोनों में से दोनों जो है वो एक दूसरे का सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, तो उस केस में भी दोनों जो है एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटेड पर्सन के आप बोल सकते हैं एक तरीके का डेफिनेशन, मतलब अगर किसी भी दो एंटिटीज के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है इलस्ट्रेशन में, तो इन दैट केस यू कैन कंसिडर देम एज रिलेटेड पर्सन। एंड जब दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं तो उनके द्वारा चार्ज किए हुए चार्जेस को हम लोग डायरेक्टली उस पर रिलाय नहीं कर सकते, तो उस केस में हमको क्या है उस प्रोडक्ट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको कंसिडर करना चाहिए, या फिर उसके जैसे किसी प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू दिया है तो उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इट देन बिकम्स अ केस ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी। ठीक है, आई होप जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे को आप बीच में रोक करके डाउट्स पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं समझाते जा रहा हूँ आगे जाते रहो और कुछ लोग पीछे रह गए हैं नहीं कोप अप कर पा रहे। ऐसा कुछ है तो यू कैन लेट मी नो। एंड एनीवेज फॉर योर रिवीजन पर्पस लेक्चर तो अपलोड होने ही वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव लेक्चर पे फोकस ना करें। ठीक है, तो अभी जो चीज हमने डिस्कस करी है उसको अच्छे से समझने के लिए एज ऑलवेज हमने यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन लिए हुए हैं। जब तक इलस्ट्रेशन डिस्कस नहीं होते क्लैरिटी नहीं आती है, तो इलस्ट्रेशन इज अ मस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले वाले इलस्ट्रेशन के साथ। ये पहला वाला इलस्ट्रेशन जो है मिस टाइप हुआ है, इसको इग्नोर करेंगे। सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। या एडमिशन टू ट्रू थिएटर इज ₹90 पर टिकट, मतलब एक थिएटर है जिसका नाम है ट्रू थिएटर, और उसमें अगर आपको अंदर जाना है तो आपको एंट्री फीस चुकानी पड़ती है, टिकट खरीदनी पड़ती है, जो कि है ₹90 का एक टिकट फॉर अ मराठी मूवी। ठीक है, एज वेल एज फॉर हिंदी मूवी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ₹90 प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स ₹10% ऑन मराठी मूवी एंड 20% ऑन अदर लैंग्वेजेस। मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि ट्रू थिएटर है जहाँ पर दो तरीके के मूवीज लग रहे हैं, मराठी मूवी भी लग रहा है और हिंदी मूवी भी लग रहा है। तो एंट्री टिकट जो है ₹90 पर टिकट का है फॉर मराठी मूवी एज वेल एज फॉर हिंदी मूवी, प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स 10% ऑन मराठी मूवी एंड 20% ऑन अदर लैंग्वेज, यानी कि हिंदी मूवी पे आपको 20% एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा ओवर एंड अबाउ ₹90 का एंट्री टिकट। इन मंथ्स ऑफ नवंबर, अब नवंबर महीने का डेटा दिया हुआ है, ट्रू
theater sold 2000 tickets of Marathi movie and 1500 tickets of Hindi movie. तो दोनों उस मंथ में दोनों मूवीज के कितने टिकट सेल हुए उसका डेटा दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस. एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड 28%. फाइंड द जीएसटी लाइबिलिटी इफ एनी. तो आप लोगों को इस इलस्ट्रेशन पे से पहले तो टैक्सेबल वैल्यू वर्कआउट करना है और उसके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स लगा के आपको उसका जीएसटी लाइबिलिटी भी वर्कआउट करना है. सो आई वुड वांट यू टू ट्राई इट आउट एंड टेल मी कि टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है. एकदम से इजी वाला प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्ट चीजें नहीं है इसके अंदर. यू कैन एक्चुअली वर्क आउट एंड टेल मी व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू. ओके, सो आई सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ. यहाँ पर हम लोगों को वर्कआउट करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का अंडर द केस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया हुआ है कि टिकट्स जो है वो 90 रुपीज़ के है, प्लस आपको 90 रुपीज़ के अलावा वहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपको चार्ज करना है. तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था कि जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वर्कआउट करते तो उसमें आप जो भी और टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं तो वो भी आपको ऐड करना है. अदर देन जीएसटी कोई भी आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आपको ऐड कर देना है. उसके बाद की वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी लगाना है. तो वही यहाँ पर भी है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो आपको ऐड करना होगा 90 रुपीज़ के ऊपर. तो मैं पहले अगर मराठी मूवी का मैं बात करूंगा, मैं पहले मैं टैक्स मैं प्राइस ऑफ टिकट्स अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मराठी मूवी और हिंदी मूवी दोनों के लिए वर्कआउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर रेट पर टिकट कितना है, तो वो तो दोनों ही केस में 90 रुपीज़ है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है. और इसके अलावा हम लोग क्या है, सिर्फ यही नहीं कलेक्ट करने वाले, हम लोग एंटरटेनमेंट टैक्स भी कलेक्ट करने वाले हैं उनके ऊपर. तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो मराठी मूवी के ऊपर 10% है और हिंदी मूवी के ऊपर 20% है. तो इसका जब हम लोग 10% वर्कआउट करेंगे तो दैट विल कम टू 9 रुपीज़, और इसके ऊपर जब हम लोग 20% वर्कआउट करेंगे तो दिस विल कम टू 18 रुपीज़. तो मराठी मूवी के केस में पर टिकट the amount that we are going to charge is 99 rupees, and in case of Hindi movie the per ticket charges that we are going to collect is 108 rupees. ठीक है, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ
टैक्सेबल सप्लाई। अब मेरे को टोटल अमाउंट मेरे को वर्कआउट करना है, टोटल मैंने कितने टिकट सेल करे थे, उस पर कितना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है। तो स्टेटमेंट showing value of taxable supply and GST liability. Okay. पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहले हम लोग मराठी मूवी का देख लेते हैं। कॉलमनार स्टेटमेंट बना देंगे क्योंकि जीएसटी का रेट भी दोनों के लिए अलग अलग है। तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्रिपेयर अ कॉलमनार स्टेटमेंट, मराठी एंड हिंदी। ठीक है। टिकट का भी कैसा है, कितना टिकट सेल किया है उन्होंने, यहाँ पे दिया है इन द मंथ ऑफ नवंबर ट्रू थिएटर सोल्ड 2000 टिकट्स ऑफ मराठी मूवी एंड 1500 टिकट्स ऑफ हिंदी मूवी। तो अब यहाँ पर मराठी मूवी के लिए जो है 2000 टिकट्स के लिए हम लोग चार्जेस कलेक्ट करने वाले, और एक टिकट का हम लोग 99 रुपीज कलेक्ट करने वाले, ऊपर ही वर्किंग कर लिया था वर्किंग नोट में। तो 2000 इंटू 99 जब करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1,98,000 रुपीज। एंड इन केस ऑफ हिंदी मूवी उन्होंने 1500 टिकट सेल किए हैं। तो 1500 टिकट और पर टिकट जो चार्ज हम लोग लेने वाले हैं वो है 108 रुपीज एज पर द वर्किंग नोट। तो द अमाउंट वुड बी 1,62,000 रुपीज। ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। तो जीएसटी, अब जीएसटी कितना है, मराठी मूवी का रेट ऑफ जीएसटी है 18% और हिंदी मूवी का जीएसटी का रेट है 28%। एंड जीएसटी जो है हम लोग एक्चुअली एसजीएसटी एंड सीजीएसटी करके चार्ज करेंगे क्योंकि लोकल सप्लाई है। तो एज फार एज मराठी मूवी इज कंसर्न 99% इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग, 99%। तो 1,98,000 के ऊपर 9% कम्स टू 17,820 रुपीज, 17,820 रुपीज। एंड यहाँ पर जो है हम लोग 14% चार्ज करेंगे क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी जो है 28% है। तो 1,62,000 के ऊपर 14% लगाएंगे एस जी एस टी। तो दैट विल कम टू 22,680 रुपीज, और यहाँ पर भी आएगा 22,680 रुपीज। ठीक है। सो जो टोटल अमाउंट जो हम लोग हमारे कस्टमर के पास से कलेक्ट करेंगे फॉर मराठी मूवी, तो उसमें हम लोग ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और जीएसटी ऐड कर देंगे। तो 1,98,000 प्लस 17,820 प्लस 17,820 कम्स टू 2,33,640। ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं वो है 1,62,000 टैक्सेबल सप्लाई, उसके ऊपर जो टैक्स है 22,680 प्लस 22,680, तो अमाउंट है 2,07,360 रुपीज। तो ये हमारा जीएसटी लाइबिलिटी है। ठीक है। दिस इज अवर जीएसटी लाइबिलिटी एंड दिस इज अवर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। ये हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है जिसके ऊपर हमने रेट लगाया जीएसटी के रिस्पेक्टिव रेट और जीएसटी लाइबिलिटी वर्कआउट किया, और ये हमारा क्रॉस अमाउंट है जो हम लोग हमारे कस्टमर्स के पास से कलेक्ट करने वाले हैं। अरे बाप रे, क्या हो गया। ठीक है। So this is how
वी आर सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन को नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन तो यहाँ पर है, ये है इलस्ट्रेशन 2 जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अच्छे से सोल्यूशन को नोट कर लो, इसको समझ लो। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो लेट मी नो। मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लक्ष्मण फॉर रुपीज 50,000। ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन द प्रेमाइसेस ऑफ मिस्टर लक्ष्मण। ठीक है, मिस्टर राम हायर्स transporter for transportation for delivery of goods. However, the freight is paid by Mr. Lakshman to transporter rupees 2,500. Find the transaction value of supply of goods. ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टीज जो है वो है राम एंड लक्ष्मण। राम जो है वो सेलर है, लक्ष्मण इज बायर। जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो है 50,000 के गुड्स के बीच का ट्रांजेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स टू द प्रेमाइस इन द प्रेमाइस ऑफ मिस्टर लक्ष्मण। तो राम का ही काम था ये डिलीवरी करने का। तो मिस्टर राम ने हायर किया है ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, हाउएवर जो फ्रेट है वो पे कर दिया है लक्ष्मण ने टू द ट्रांसपोर्टर, जो कि था रुपीज 2,500 का। फाइंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स। इफ एनीबडी कुड आंसर मी, I'll wait for them. By the time I'll clear the screen also, so that I can also solve the sum over here. Okay, answer given. 52,500 value of supply. Yes, correct. Answer given is correct. Very good. ओके, बहुत ही इजी सम था यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था ऊपर ही, है ना, जब हम लोग देख रहे थे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है व्हेन द रिलेटेड पर्सन नॉट रिलेटेड पर्सन, तो आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स तो आपको कंसिडर करना ही है। उसके अलावा अगर कोई और एक्सपेंस है, इंसिडेंटल एक्सपेंस वगैरह अगर आपने इनकर किया है तो वो भी आपको आपके बिल में ऐड कर देना है, और टोटल अमाउंट के बाद आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। तो वही हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ पर जो राम जो है वो सेलर है और उसने गुड्स सेल किए हैं, तो वो जब अपना बिल बनाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, तो उस पे जो गुड्स है उसको तो उसके प्राइस तो ऐड करेगा ही 50,000 के साथ में। जो फ्रेट है उसको भी ऐड करेगा, क्योंकि वो उसका ही ड्यूटी था कि गुड्स को डिलीवर करे, तो अल्टीमेटली उसको बेयर करना ही पड़ेगा और रीइंबर्स करने वाला है उसको। तो 52,500 रुपीज ही इज गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम हिज कस्टमर, एंड इसी अमाउंट के ऊपर वो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कलेक्ट करेगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर वो जीएसटी भी अप्लाई करेगा। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी अप्लाई करेगा। जो भी रिस्पेक्टिव जीएसटी रेट है, जो भी जीएसटी रेट आएगा उसको मिला के जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू, जो कि वो अपने कस्टमर के पास से कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा हुआ है, जीएसटी लाइबिलिटी नहीं पूछी हुई है। और जीएसटी लाइबिलिटी इसलिए नहीं पूछी क्योंकि जीएसटी का रेट का डिटेल तो दिया ही नहीं है, तो कोई जीएसटी लाइबिलिटी कैसे वर्कआउट कर पाएगा। तो दिस वाज वैल्यू ऑफ सप्लाई। एकदम इजी था, मतलब गुड्स का प्राइस तो कंसिडर करना ही है, कोई इंसिडेंटल चार्जेस है वो भी आपको ऐड करना है। तो हमने ऐड करके 52,500 रुपीज के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेंगे, सिर्फ 50 के ऊपर जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल सम।
इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, लेट मी नो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन को नोट कर लिया है, कोई डाउट नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक्चुअली अगला इलस्ट्रेशन नहीं है, बस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है इंसिडेंटल चार्जेस में, जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए हमारे टैक्सेबल वैल्यूज में। तो कुछ एग्जांपल्स है, few examples of such incidental expenses which we actually are supposed to add when we are working out value of supply। जैसे कि कमीशन हो गया, कमीशन पेड टू एन एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स सर्विसेज पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप किसी एजेंट को कमीशन पे कर रहे हैं और वो अमाउंट आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बायर के पास रिकवर करने वाले हैं, तो वो अमाउंट भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में आना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको जीएसटी कलेक्ट करना चाहिए। पैकिंग चार्जेस हो गया, इफ चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट इज सिमिलरली पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप कोई पैकिंग चार्जेस इंकर कर रहे हैं और वो चार्जेस अगर आप रेसिपिएंट के पास से कलेक्ट भी कर रहे हैं, तो फिर वो वैल्यू भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनना चाहिए और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। Inspection or certification charges are another element that may be added to the value if billed to the recipient of the supplier। तो अगर आपने कोई खर्चा किया है इन द नेम ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस और सर्टिफिकेशन चार्जेस, और अगर आप वो चार्जेस अपने बायर के पास से कलेक्ट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उनको भी बिल में कंसिडर करना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के पार्ट बनेगा वो, और उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। Installation and testing charges at the recipient site will also be added, being an amount charged for something done by the supplier in respect of the supply at the time of making of supply। तो अगर आप इंस्टॉलेशन या फिर टेस्टिंग चार्जेस इनकर कर रहे हैं, जो आप अपने बायर के पास से भी कलेक्ट करने वाले हैं, बिल करने वाले हैं, तो उसको भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और उसके ऊपर आपको जीएसटी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो आपको यूजुअली प्रॉब्लम्स में देखने मिलते हैं अलोंग विद द रेगुलर गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर बीइंग ट्रेडेड। तो आपको ये सारी चीजें भी ऐड करनी है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि अगर आप जो भी चीजें, आप जो भी इंसिडेंटल खर्चा आप कर रहे हैं, अगर आप वो अपने रेसिपिएंट के पास से वो चीजें रिकवर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी भी कलेक्ट करना ही पड़ेगा, एंड हेंस इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियरर एज वी आर मूविंग ऑन टू दिस चैप्टर। ठीक है, ये काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा अपने को समझना सीखना नहीं है। मेन पर्पज इस चैप्टर का यही था कि आपको क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। आपको सिर्फ गुड्स और सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें बिल में हो सकती है जो आप अपने बायर या रेसिपिएंट के पास से कलेक्ट करते हो, तो उस सब अमाउंट के ऊपर भी आपको जीएसटी कलेक्ट करके लेना है।